अलीज़ा ने जुनैद के घर के गेट पर हॉर्न बजाया। चौकीदार दरवाजा खोलने लगा। वो उस वक्त इत्तेफाकन ही उधर आ गई थी। शाम के 5 बज रहे थे और शहला के घर से निकलने के बाद उसने अचानक ही गाड़ी को जुनैद के घर की तरफ मोड़ लिया। वो काफी दिन से उनकी तरफ नहीं गई थी और आज उसे कुछ फुर्सत थी। चौकीदार ने गेट खोल दिया मगर वो अपनी गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकी। उसकी नजरें अंदर पोर्च में खड़ी एक गाड़ी पर जम गई थी। चंद लम्हों तक उसे यकीन ही नहीं आया था कि वो उमर जहांगीर की जाती गाड़ी को वहां देख रही है, मगर फिर उसके अंदर गुस्से की एक लहर सी उठी। सुर्ख चेहरे के साथ एक झटके से वो गाड़ी अंदर ले गई। उमर की गाड़ी के बिल्कुल पीछे उसने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। वो अभी अपनी गाड़ी से निकल रही थी जब उसने उमर को लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते देखा। उसकी नजर अलीज़ा पर पड़ी और एक लम्हे के लिए वो ठिठक गया, मगर उसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और उस मुस्कुराहट ने अलीज़ा को और मुश्तइल कर दिया। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उमर उसको मुंह चढ़ा रहा हो। मंगनी की रात के बाद उन दोनों की अब मुलाकात हो रही थी और जिन हालात में हो रही थी वो कम से कम अलीज़ा के लिए काबिल कबूल नहीं थे। हेलो अलीज़ा, उमर ने उसके करीब आकर कहा। अलीज़ा ने उसे सर्द महरी से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी लगी लिपटी के बगैर उसने उमर से पूछा। उमर को शायद उसके इस तरह के सवाल की तवक्को नहीं थी। मैं वैसे ही आया हूँ यहाँ, उमर ने जैसे संभलते हुए कहा। वही पूछ रही हूँ, तुम यहाँ वैसे भी क्यों आए हो? अलीज़ा का खून खौल रहा था। चंद हफ्ते पहले सालेहा का इंकशाफ एक बार फिर उसके कानों में गूंज रहा था। क्या हुआ अलीज़ा, इतनी रूड क्यों हो रही हो? उमर ने जैसे उसके इश्तियाल को कम करने की कोशिश की। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अलीज़ा ने मेरे पर जोर देते हुए कहा और उमर चंद लम्हों के लिए कुछ नहीं बोला या शायद बोल नहीं सका। पलके झपकाए बगैर वो अलीज़ा के चेहरे को देखता रहा जो बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। तुम यहाँ क्यों? इसका जवाब दे सकते हो? नहीं, कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, वो अब इस्तिज़ाहिया अंदाज में कह रही थी। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हर जगह मुंह उठाकर पहुंच जाते हो। उसके होंठ और आवाज बुरी तरह लरज रहे थे। अलीज़ा, उमर उसकी बात पर दम बहुत रह गया। तुमसे उमर, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। पता नहीं क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम मुझे। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। अलीज़ा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, उमर ने उसकी बात काटते हुए कहा। मुझे गलतफहमी हो रही है? मुझे? ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने बमुश्किल खुद को चिल्लाने से रोका। मैं यहाँ, उमर ने कुछ कहने की कोशिश की मगर अलीज़ा ने उसकी बात काट दी। ये मेरा घर है उमर, कम से कम ये वो जगह है जहाँ से मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवा सकती हूँ। वो अब गेट की तरफ इशारा कर रही थी। ये नानों का घर नहीं है जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करने पर मजबूर थी, जहाँ तुम अपना हक जता सकते थे। मैं यहाँ कोई हक जताने नहीं आया, उमर ने उसकी बात काट दी। और मैंने कभी ग्रैनी के घर पर कोई हक नहीं जताया। उसकी आवाज पुरसुकून थी। तुम मुझ पर कम से कम ये इल्जाम आयद नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये घर तुम्हारा है और तुम मुझे यहाँ से धक्के देकर निकलवा सकती हो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसके बगैर ही यहाँ से चला जाता हूँ। अभी इतनी तहजीब तो बाकी है मुझ में कि मेरे साथ किसी को जबरदस्ती ना करना पड़े। वो मध्यम आवाज में बोला। तुम में जितनी तहजीब है मैं जानती हूँ, अलीज़ा ने तल्ख लहजे में कहा। बल्कि मुझसे ज्यादा ये बात तो कोई जान भी नहीं सकता। उमर ने गौर से उसका चेहरा देखा और फिर मुड़ने लगा। तुम दोबारा कभी इस घर में मत आना। उमर मुड़ते मुड़ते रुक गया। कभी भी नहीं। उमर जहांगीर नाम के किसी शख्स को मैं नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। उमर के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। ठीक है, और कुछ? उसने बहुत सुकून से अलीज़ा से पूछा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अलीज़ा ने उखड़े अंदाज में कहा। वो वापस मुड़ गया। अलीज़ा वहाँ नहीं रुकी। वो लंबे कदमों के साथ लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जुनैद की अम्मी ने बड़ी खुशदिली के साथ उसका इस्तकबाल किया। अभी तुम्हारा कजन आया हुआ था, उन्होंने बड़े सरसरी अंदाज में कहा। हाँ, मैं मिली हूँ बाहर पोश में। अलीज़ा ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? उन्होंने अचानक चौंक कर अलीज़ा को देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अलीज़ा ने बहाना बनाया। आप उमर के बारे में बात कर रही थी। अलीज़ा ने बात का मौजू बदला। वो किस लिए यहाँ आया था? अलीज़ा ने उनसे पूछा। वो बस वैसे। जुनैद की अम्मी रवानी से कुछ कहते कहते रुक गई। ये तो उसने मुझे नहीं बताया, शायद जुनैद से मिलने आया होगा, जुनैद की अम्मी ने कहा। वैसे अच्छा है। क्यों अलीज़ा? जुनैद की अम्मी ने उसकी राय ली। अब्बास भाई भी आते रहते होंगे पिछले दिनों? अलीज़ा ने उनके सवाल को गोल करते हुए पूछा।
अब्बास? कौन? जुनैद की अम्मी कुछ उलझी। अलीजा ने हैरानी से उन्हें देखा। जुनैद के दोस्त हैं, वो भी मेरे कजिन हैं, अंकल अयाज के बेटे। हाँ याद आया, बस मेरे जहन से ही निकल गया था। जुनैद की अम्मी ने कुछ गड़बड़ा कर कहा। अब्बास तो यहाँ नहीं आया। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है उन्होंने जुनैद से फोन पर राब्ता किया होगा। अलीसा ने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, हो सकता है जुनैद और उसका फोन पर राब्ता हो। बहरहाल वो यहाँ तो नहीं आया, जुनैद की अम्मी ने कहा। और ये उमर क्या आज पहली बार आया है? अलीसा ने ख्याल आने पर उनसे पूछा। उमर? वो एक बार फिर कहते कहते रुकी। हाँ, पहली बार आया है। क्या तुम्हें उसका आना अच्छा नहीं लगा? इस बार अलीजा उनके सवाल पर गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे उसका यहाँ आना बुरा क्यों लगेगा? मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगा है। नहीं, बुरा नहीं, मुझे कुछ अजीब लगा। उमर दरअसल कहीं जाता नहीं इसलिए। अलीजा ने वजाहत करने की कोशिश की, मगर वो एक बार फिर कुछ कहते कहते रुकी और उन्होंने अलीजा को गौर से देखा। अलीजा को यूं लगा जैसे एक बार फिर वो कुछ कहते कहते रुकी है। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, उन्होंने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। अलीजा ने जवाबन कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ बात करते हुए उन्हें देखती रही। जुनैद कह रहा था कि तुम उसे ज्यादा पसंद नहीं करती, उन्होंने यकदम उससे कहा। वो चंद लम्हे कुछ नहीं कह सकी। उसे तवक्को नहीं थी कि जुनैद अपनी अम्मी से ऐसी कोई बात कह देगा, और खुद जुनैद ने ये अंदाजा कैसे लगाया कि मैं उमर को नापसंद करती हूँ सिर्फ पिछले चंद वाकयात की वजह से। वो सोचने लगी। तुम क्या सोच रही हो अलीजा? जुनैद की अम्मी ने यकदम उससे पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, उसने यकदम चौंक कर कहा। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, जुनैद की अम्मी ने जैसे उसे याद दिलाया। मैं उसे नापसंद नहीं करती। पता नहीं जुनैद को ऐसा क्यों लगा। बस मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी मुलाकात ही बहुत कम होती है, वो बेख्तियार कहती गई। शायद ज्यादा मुलाकात का मौका मिलता तो मैं उन्हें पसंद करती और शायद वो भी, मगर जब इतने अरसे मुलाकात का मौका ना मिले तो फिर ये चीजें इतनी अहम नहीं रहती। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की और उसे लगा शायद वो हो भी गई थी। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि तुम उमर को नापसंद क्यों करोगी, वो तो इतना। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती, फोन की घंटी बजने लगी। जुनैद की अम्मी चौंक कर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अलीजा ने गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह टूटने पर खुदा का शुक्र अदा किया। मैं देखूं किसका फोन है, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। मैं फरी के पास जा रही हूँ, अपने कमरे में ही है ना? अलीजा ने भी उठते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी फोन पर बात करने के बाद वो एक बार फिर उसके पास आए और मौजूए गुफ्तगू फिर उमर जहांगीर ही हो। हाँ, अपने कमरे में ही है, उन्होंने कहा। ठीक है, मैं उसके पास जा रही हूँ। अलीजा लाउंज से निकल गई। वो तकरीबन 1 घंटा वहाँ रही और उसके बाद वापस घर आ गई, मगर घर आकर उसे फिर कोफ्त हुई थी। उमर की गाड़ी अब वहाँ खड़ी थी। उसे तवक्को नहीं थी कि वो उमर यहाँ मौजूद होगा, वरना वो अभी कुछ और वक्त वहाँ गुजारती। लाउंज में दाखिल होते ही उसने नानो और उमर को वहाँ बैठे देख लिया था। उसने दूसरी नजर उन पर नहीं डाली। सलाम दुआ किए बगैर वो सीधी वहाँ से गुजरती हुई अपने कमरे में चली आई। उसे तवक्को थी उमर कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वहाँ से चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो अभी कपड़े बदलकर बाथरूम से निकली थी जब उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। दरवाजा खुला है, उसने अपने बालों को हेयर बैंड में जकड़ते हुए कहा। अगले ही लम्हे दरवाजा खुला और उमर अंदर आ गया। वो कुछ देर शॉक्ड सी उसे देखती रही। 1-1.5 घंटा पहले होने वाले झगड़े के बाद उसे तवक्को नहीं थी कि वो अभी फौरन ही दोबारा इस तरह उसके सामने आ जाएगा। तुम मुझे देखकर हैरान हो रही हो? वो जैसे उसके तासुरात भाप गया था। नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में हैरान होना छोड़ दिया है। मैं तुमसे कभी भी किसी भी चीज की तवक्को कर सकती हूँ, अलीजा ने तरशी से कहा। वो दरवाजे से चंद कदम आगे बढ़ाया। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जहाँ चाहो बैठो। इस घर पर तुम्हारा हक है। यहाँ मैं तुम्हें उस तरह ट्रीट नहीं कर सकती जैसे मैंने तुम्हें जुनैद के घर पर किया था, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर इस तरह फॉर्मल क्यों हो रहे हो, यूं जैसे तुम बड़े मुहज्जब हो, जैसे हर काम तुम मुझसे पूछ कर करते हो। वो तलखी से हंस कर बोली। हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? वो कोई रद्दे अमल जाहिर किए बगैर बोला। नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ कोई बात करना नहीं चाहती, अलीजा ने 2 टोक अंदाज में कहा। मैं वजह जान सकता हूँ? नहीं, ये जानना जरूरी नहीं है, अलीजा ने उखड़े अंदाज में कहा। मुझे जरूरत है, उमर ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। तुम किसी दिन आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखना, फिर तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज यहाँ आईने में अपना चेहरा ही देखने आया हूँ। तुम मुझे मेरा बकौल तुम्हारे असली चेहरा दिखाओ। यहाँ तुम क्या साबित करने आए हो? मुझे तुम पर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है अलीजा।
Then just get out of my room. نہیں, فی الحال میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. عمر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. میں تم سے صرف تمہارے غصے اور ناراضی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. تمہیں مجھ سے آخر کیا شکایت ہے؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا کہتا گیا. آخر میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم مجھ کو اس طرح ناپسند کرنے لگی ہو؟ ناپسند؟ عمر، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی. مجھے نفرت ہے تم سے، وہ بلند آواز میں بولی. اسی لیے آیا ہوں یہاں پر. کیوں نفرت ہے یہی جاننا چاہتا ہوں. وہ اسی طرح پرسکون انداز میں کہتا رہا. میں یہ سب کچھ جنید کے گھر بھی پوچھ سکتا تھا، مگر میں وہاں کوئی سین کریٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. مگر جو کچھ تم نے وہاں مجھ سے کہا مجھے یقین نہیں آیا. میں تمہارا گھر برباد کرنا چاہوں گا؟ میں؟ عمر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. میں تمہیں پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا. مجھے سکون ملتا ہے تمہیں تکلیف پہنچا کر. مجھے یقین نہیں آتا علیزہ کہ یہ سب تم نے میرے بارے میں کہا ہے. عمر نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا. میں تمہیں وضاحتیں دینا نہیں چاہتی، علیزہ نے بھر کر کہا. میں تم سے کوئی وضاحت مانگنے نہیں آیا، صرف پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے. تم مجھے بتاؤ تاکہ میں ایکسکیوز کر سکوں. علیزہ کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا. تمہیں پتا ہے عمر، تم کس قدر جھوٹے، منافق اور کمینے انسان ہو. وہ ہونٹ بھینچے اس کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھتا رہا. تم میں ذرہ برابر بھی انسانیت نہیں ہے، وہ بلند اور تیز آواز میں کہتی رہی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم کس حد تک گر سکتے ہو میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. لوگوں کے پیچھے بھکاریوں کی طرح پھر رہے ہو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ اس وقت آپے سے بالکل باہر ہو رہی تھی. اسے بالکل پتا نہیں تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں. میں بیٹھ جاتا ہوں. تم آرام سے جتنی گالیاں دینا چاہتی ہو دو، جتنا برا بھلا کہنا چاہتی ہو کہو. وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا. علیزہ کو اس کے پرسکون لہجے نے اور مشتعل کر دیا. تم ایک ہارڈ کور کرمنل ہو. بس تم نے یونیفارم پہنا ہوا ہے. جس دن یہ اتر جائے گا اس دن تم بھی اسی طرح کسی پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے جس طرح تم دوسرے لوگوں کو مارتے ہو. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا علیزہ تمہیں اتنا غصہ بھی آ سکتا ہے اور تم اس طرح چلا سکتی ہو. تم میں اور انکل جہانگیر میں کوئی فرق نہیں ہے. تم ان سے زیادہ شفاق اور بے رحم ہو. وہ کم از کم اپنوں پر ترس تو کھاتے ہیں، اور تم وہ آدمی ہو جسے رشتوں کا کوئی پاس سرے سے ہے ہی نہیں. وہ انگلی اٹھا کر اس سے کہہ رہی تھی. نہ تم اچھے بیٹے ہو نہ اچھے بھائی. یو آر اے ٹوٹل فیلئر. اور ایسا پتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم اچھے انسان ہی نہیں ہو. عمر نے اسے نہیں روکا، بس وہ کچھ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا. آج اگر صالحہ پرویز کی جگہ میں ہوتی اور تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ ہوتا تو تم مجھ پر بھی اسی طرح فائرنگ کرواتے. زیادہ خطرہ ہوتا تو جان سے مارنے سے بھی گریز نہ کرتے. عمر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا. سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے ہی نہیں. مجھ پر اثر انداز ہونے کے لیے تم نے جنید کے ساتھ رابطے بڑھانا شروع کر دیے. اس کے گھر آنے جانے لگے، اس سے ملنے لگے تاکہ اس کے ذریعے مجھے مجبور کرو کہ میں صالحہ پرویز پر آرٹیکلز نہ لکھنے کے لیے دباؤ ڈالوں. اور میں سوچتی رہی کہ جنید شاید عباس کے کہنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے، مگر مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا صرف تم ہی کر سکتے ہو، کوئی دوسرا نہیں. عباس کم از کم اس طرح دوسروں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا جس طرح تم ٹیک رہے ہو. جس راستے سے بھی تمہیں اپنا بچاؤ نظر آ رہا ہے تم اس طرف دوڑ رہے ہو، یہ دیکھے بغیر کہ دوڑتے ہوئے تم کس پر سے گزر رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے عمر. عمر کا چہرہ اب بھی اسی طرح بے تاثر تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھتی رہی، اور تم آستین کے سانپ ہو. کم از کم میرے لیے تو آستین کے سانپ ہی ثابت ہوئے ہو، اور اب تم ایک بار پھر یہاں میرے سامنے آ گئے ہو اپنی صفائیاں دینے. اس کی آواز غصے سے لرز رہی تھی. وہ یکدم بات کرتے کرتے رک گئی. جس طرح تم نے میرے اعتماد کا مذاق اڑایا ہے اسی طرح. عمر اب سگریٹ سلگا رہا تھا. علیزہ کو اس کی خاموشی اور بے نیازی پر اور غصہ آیا. تیزی سے اس کے پاس جا کر اس نے اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ اور ہاتھ میں پکڑا ہوا لائٹر کھینچ لیا. عمر نے مزاحمت نہیں کی. علیزہ نے کونے میں پڑے ہوئے ڈسٹ بن میں وہ دونوں چیزیں اچھال دی. یہاں تم سگریٹ پینے کے لیے نہیں آئے ہو، اس نے ترشی سے عمر سے کہا. ہاں میں بھول گیا تھا، یہاں تمہیں سگریٹ پینے نہیں گالیاں کھانے آیا ہوں. وہ مسکرایا. تم کسی سے گالیاں کھا سکتے ہو؟ اپنی مظلومیت کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ علیزہ کو اس کے جملے پر اور غصہ آیا. میں مظلومیت کا کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں. عمر کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مجھے کسی ڈرامے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہی تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ خود کو اتنا مظلوم اور بے بس ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. وہ غرائی.
उमर संजीदगी से उसका चेहरा देखता रहा। झूठ झूठ झूठ, फरेब, धोखा। उमर जहांगीर, तुम इसके सिवा और क्या हो? उसका सुकून और वक्त अलीजा के लिए जलती पर तेल का काम कर रहा था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जर्रा बराबर भी इज्जत मौजूद नहीं है, जर्रा बराबर भी। शर्म आती है मुझे जब लोगों को ये पता चलता है कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ। तुम्हारे हवाले से तारुफ पर तकलीफ होती है मुझे, उसी तरह की तकलीफ जितनी 10 साल पहले तुम्हें अपने बाप के तारुफ पर होती थी। उमर के चेहरे का रंग बदलने लगा। याद है ना क्या कहा करते थे तुम? वो गुर्राई। याद है, उमर ने सर्द आवाज में कहा। हाँ, याद क्यों नहीं होगा तुम्हें? वही सब कुछ सामने रखकर तो स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर सेट किए होंगे तुमने अपने लिए। वो तल्खी से बोली। मुझे झूठ का ये मयार हासिल करना है, इंसानियत के उस निचले दर्जे तक गिरना है, सफाकी की उस सीढ़ी पर खड़ा होना है, लोगों की जिंदगी की तबाही की ये स्टेज हासिल करनी है, खुद गर्जी और बेज़मीरी की उस ऊंची मंजिल पर जा खड़ा होना है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उमर होंठ भींचे उसे खामोशी से देखता जा रहा था। सारे स्टैंडर्ड तो तुमने वहीं से सेट किए हैं। अपने बाप की रेपुटेशन को रोते थे तुम। अपनी रेपुटेशन के बारे में जाकर पूछो किसी से, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। उमर ने पलकें तक नहीं झपकाई। वो बिल्कुल साकित था। अलीजा को उस पर तरस नहीं आया। उसने जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि वो कभी उमर जहांगीर से इस तरह बात करेगी, कभी उमर जहांगीर से इस तरह बात कर सकती है। कमरे के वस्त में खड़े अब वो सुर्ख चेहरे के साथ खामोशी से उसे घूर रही थी। कोई जवाब है तुम्हारे पास मेरी बातों का या नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाई। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, कमरे का दरवाजा खोलकर नानो अंदर आ गई। क्या हो रहा है यहाँ अलीजा? तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। उन्होंने उन दोनों को एक नजर देखने के बाद कहा। इससे पहले कि अलीजा कोई जवाब देती, उमर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और नानो के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने नरमी से उन्हें बाहर की जानिब धकेला। नहीं, हम में कोई झगड़ा नहीं हो रहा, हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। ग्रैनी प्लीज आप बाहर चली जाएं, हम अभी बात खत्म करके बाहर आ जाएंगे। नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर प्लीज ग्रैनी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उमर ने उन्हें अपनी बात मुकम्मल नहीं करने दी। वो बिलाखिर हथियार डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उमर एक बार फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। मेरे पास हर बात का जवाब है, मगर बेहतर है कि पहले तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह लो, मैं बाद में बात करूंगा। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं कह चुकी हूँ सब कुछ। वो गुर्राई। वो सोफे पर कुछ आगे को झुक गया। ठीक है, सबसे पहले झूठ की बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे क्या झूठ बोला है? मैं तुम्हारे कौन कौन से और कितने झूठ गिनवाऊं? जितने याद हैं उतने गिनवा दो। इस घर पर जस्टिस नियाज ने हमला करवाया था, मुझ पर और नानो पर। मुझे वो लोग अगवा करना चाहते थे, है ना? ये सब तो सच ही होगा। अब बोलो, अब क्यों नहीं बोलते? जस्टिस नियाज ने हमला करवाया था ना इस घर पर? नहीं। उमर के चेहरे पर अब भी सुकून था। अलीजा को उसके जवाब ने मजीद मुश्तइल किया। जस्टिस नियाज ने नहीं करवाया? बड़ी हैरत की बात है। तुमने तो मुझसे यही कहा था कि जस्टिस नियाज ने हमला करवाया है। कहा था ना? हाँ कहा था। और ये झूठ नहीं है, किसी भी तरह उसे झूठ नहीं कहा जा सकता। ये झूठ था, मगर मुझे उस झूठ पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हें शर्मिंदगी हो भी नहीं सकती। शर्मिंदा होने के लिए बाज़मीर होना जरूरी है, और ये चीज तो तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। उमर ने उसके तंजिया जुमले को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस नियाज वाले मामले में तुमसे झूठ बोला गया, मगर मैं अकेला नहीं था उस झूठ में। हर एक ने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि तुम किसी की बात मानने पर तैयार नहीं थी। हर एक से तुम्हारी मुराद अब्बास और तुम हो। ग्रैनी भी। अलीजा के चेहरे का रंग बदल गया। उस हमले के बारे में वो पहले से जानती थी। उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। हाँ, चौकीदार का जख्मी होना भी एक ड्रामा होगा। वो भी कहीं छुट्टियां गुजार कर आ गया होगा। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे रेप का झूठ किसने गढ़ा? यकीनन तुमने। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मुझे इसके बारे में बाद में अब्बास से पता चला था, और मैंने उस पर अब्बास। अलीजा ने हाथ उठाकर बात काट दी। तुमको बाद में पता चला? तुमको? ये भी एक और झूठ होगा। हर मामले में तुम लोग इकट्ठे होते हो, हर बात की खबर रखते हो, और तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चला। मैं यकीन नहीं कर सकती। मत करो, मगर ये सच है कि मुझे उस बात के बारे में बाद में पता चला। अगर पहले पता चलता तो मैं कभी भी उन्हें ऐसी बात कहने ना देता। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। उमर अब सोफे से खड़ा हो गया। मेरी जगह अगर तुम्हारी अपनी बहन होती या जूडिथ होती, तो उसके बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकते थे तुम?
मुझसे तो खैर तुम्हारा रिश्ता ही कोई नहीं है। तुम मेरे लिए किसी भी शख्स और किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। ऐसी बातों से अब बेवकूफ नहीं बन सकती उमर जहांगीर। अब मैच्योर हो गई हूँ मैं, उसने तंजिया अंदाज में कहा। जहाँ तक सालिहा का ताल्लुक है तो मैंने सालिहा पर कोई हमला नहीं करवाया। ऐसा काम कोई बेवकूफ ही कर सकता है और मैं कम से कम बेवकूफ तो नहीं हूँ, उसने कदरे जताने वाले अंदाज में कहा। मैं उस वक्त ऑफिस में थी जब तुमने उसे फोन किया था, अलीजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, और मैंने खुद फोन पर सुना था तुम उसे धमका रहे थे। दिन में मैं अगर 10 लोगों को धमकाऊंगा तो क्या 10 लोगों पर हमला करवाऊंगा? उमर ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानती, मगर सालिहा का तुम्हारे अलावा और कोई दुश्मन नहीं है, अलीजा ने दो बदू कहा। सालिहा खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? वो तुम्हारे बारे में सच लिखती है इसलिए। सच? क्या सच? वो तलखी से हंसा। मुजरिमों के भी इंसानी हुकूक होते हैं, कुछ तनफ्फुर से पढ़ा। हाँ, मुजरिमों के भी कुछ इंसानी हुकूक होते हैं। वो कुत्ते बिल्लियां नहीं होते कि कहीं भी कैसे भी पकड़कर उन्हें मार दो। अगर तुम लोगों ने यही सब कुछ करना है तो अदालतें बंद कर दो, लोगों को पकड़ो, खड़े खड़े शूट करो और बस ये देखो भी मत कि किसने क्या किया है। जिन मुजरिमों को पकड़कर हम पुलिस मुकाबलों में मारते हैं उनके कोई इंसानी हुकूक नहीं होते, क्योंकि वो इंसान नहीं होते, उमर ने नफरत भरे लहजे में कहा। उस तरह के मुजरिम जिन चारों को, उमर ने उसकी बात काट दी, उन चारों को छोड़ दो, वो एक अलहदा केस था। बाकियों की बात करो। हर बार बेगुनाहों को नहीं मारा जाता। 14 कत्ल किए होते हैं उन लोगों ने जिन्हें पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, वो अब तेज आवाज में कह रहा था। और तुम लोग उनके हुकूक की बात करते हो। पुलिस का काम मुजरिमों को पकड़ना होता है, उन्हें सजाएं देना नहीं। कोर्ट्स है ये काम करने के लिए। वो उसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर बोली। कोर्ट्स? कौन से कोर्ट्स? वो तनफ्फुर से हंसा। कोर्ट्स कहते हैं सबूत लाएं, गवाह पेश करें। 14 अफराद को कत्ल कर देने वाले शख्स के खिलाफ कौन गवाही देने के लिए खड़ा होगा? जिस मुल्क में रिवॉल्वर की गोली ब्लैक में 7 रुपए की और एक लाइफ सेविंग टैबलेट 100 रुपए में मिलती हो, वहाँ कौन उठकर ये कहेगा कि हाँ ये वो आदमी है जिसको मैंने सड़क पर 4 लोगों को कत्ल करते देखा। वो तनफ्फुर से उसका चेहरा देख रही थी। जहाँ लोग बदला लेने के लिए इंतजार करते हैं कि कोई अपनी पेशी भुगताने कोर्ट में आए तो उसे वहाँ मारा जाए, क्योंकि कोर्ट में मारना सबसे ज्यादा महफूज है। वहाँ तुम रूल ऑफ लॉ और कोर्ट्स की सुप्रीमेसी की बात करती हो। वो मुसलसल बोल रहा था। जहाँ लोअर कोर्ट्स के सैकड़ों जजेस में से न बिकने वाले जजेस को आदमी उंगली पर गिन सकता हो, और जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए काबिलियत के बजाय सियासी बैकग्राउंड और अप्रोच मयार हो, जहाँ एक वजीर आजम ये कहे कि उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी पार्टी के एक वफादार जियाले को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और दूसरे वजीर आजम की पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का फैसला करने में 3 साल लगा दे। वहाँ कोर्ट्स मुजरिमों को सजा दिलाएंगे? वो एक बार फिर हंसा। जिन लोगों को पकड़ने में पुलिस के कई साल लग जाते हैं और लाखों रुपया खर्च हो जाता है, उन्हें पकड़ने के बाद उनके खिलाफ एक गवाह नहीं मिलता। उसने सुर्ख चेहरे के साथ हाथ के इशारे से कहा। लोग इतने खौफजदा होते हैं कि वो अपने करीबी अजीजों के कत्ल पर गवाह नहीं बनते। जज पूछता है कोई गवाह है? वकील इस्तगासा कहता है नहीं। वकील साफ कहता है जमानत पर रिहा कर दें जनाब। मेरे मौक्किल को पुलिस ने जानबूझकर गिरफ्तार किया है। जज 5000 की जमानत के मचलके पर उसे रिहा कर देता है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट मुंह देखता रह जाता है। ये है इस मुल्क का निज़ाम अदल। वो पलकें झपकाए बगैर नागवारी से उसे देखती रही थी। और अदालत को छोड़ो, उनसे पहले ही बड़े बड़े सियासतदानों की सिफारिश आना शुरू हो जाती है उनके लिए, क्योंकि ये लोग उनके पाले हुए होते हैं। एक कत्ल ये अपने लिए करते हैं तो 10 उनके लिए। वजीर आला या गवर्नर फोन करके कहे कि फला आदमी को जो आपने पकड़ा है उसे छोड़ दें, तो हम उसे उसके बारे में मुकदमात की तफसील कैसे बता सकते हैं? तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ऐसे आदमियों को पकड़ने के बाद मार दिया जाए, इससे पहले कि उनके लिए कोई सिफारिश आए या अदालत उन्हें रिहा करे और वो दोबारा पुलिस का नाक में दम करे? और उमर जहांगीर ऐसा करने वाला वाहिद आदमी नहीं है। किसी एक ऐसे एसपी का नाम बता दो जिसके जिले में ऐसे झूठे पुलिस मुकाबले नहीं होते। हम मजबूर हैं ये सब करने के लिए। एक पुलिस मुकाबले के बाद लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है, कम से कम कुछ अरसे के लिए। कभी आज तक किसी एक एसपी को सजा मिली है उसके जिलों में होने वाले किसी एक भी पुलिस मुकाबले के लिए? उसने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। नहीं, और ना ही आइंदा कभी मिलेगी,
क्योंकि वो जो ऊपर बैठे होते हैं ना, आईजी और चीफ सेक्रेटरी, उन्हें भी सब पता होता है कि ये पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं और हम ये करने पर क्यों मजबूर हैं। फिर सिर्फ उमर जहांगीर को इस तरह तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ मुझ पर इल्जामात क्यों लगाए जा रहे हैं? उसकी आवाज में अब गुस्सा था। करप्शन? कौन करप्शन नहीं करता? हाँ, मैंने और अजी महमूद ने वो जमीन बेच दी थी। तो फिर क्या हुआ? यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। जर्नलिस्ट को मौका मिले तो वो भी ऐसा ही करेंगे। क्या वो लिफाफे नहीं लेते सियासतदानों से? किसी जर्नलिस्ट का नाम बताओ, मैं तुम्हें उसका कच्चा चट्टा देता हूँ। किसका कितना रेट है, कौन किस वजीर के साथ दौरे पर जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा है, कौन किससे प्लॉट अलॉट करवा रहा है। और मैं ना भी कहूँ तो तुम जर्नलिस्ट के नाम पढ़ लो। तुम्हें पता चल जाएगा किसके मुंह में किसकी जबान है और किसकी कीमत कितनी है। फिर अगर उन जैसे लोग हमें गिरबान से पकड़ने की कोशिश करें तो? वो अपनी बात अधूरी छोड़कर हंसा। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने सालेहा पर फायरिंग नहीं करवाई। वो मेरे लिए इतना खतरा नहीं थी। तुम्हारी दोस्त होती या ना होती, मुझे उस पर फायरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ऐसा काम क्यों कराऊंगा कि सीधा शक मुझ पर जाए। इस बार उसकी आवाज नरम थी। फिर तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये सब कुछ? वो खुद करवा सकती है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो सकता है। मेरा कोई दुश्मन करवा सकता है। उमर ने लापरवाही से कहा। वो खुद अपने आप पर फायरिंग करवाएगी? अलीजा ने बेयकीनी से कहा। हाँ, क्यों नहीं? इसमें कौन से पहाड़ सर करने पड़ते हैं? किराए का कोई आदमी चाहिए हिदायत के साथ, और बस। और वो तो है भी जस्टिस नियाज के खानदान से। अलीजा ने उसे गौर से देखा। और जहाँ तक खुद को बचाने के लिए भिखारियों की तरह हर एक के आगे पीछे फिरने का ताल्लुक है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो हंसा। ये मौतली मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। कैसे? ये तुम्हें अगले चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग हैं। वो अब जैसे खुद अपनी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहा था। एक पापा के बैचमेट हैं, अंकल इसहाक। दूसरे AH कुरैशी हैं, उनका बेटा शिराज मेरा बैचमेट है। तीसरे फारूक जुल्फिकार हैं। उनके साथ कल लाहौर जिमखाना में टेनिस की प्रैक्टिस की थी मैंने। मेरे बैक हैंड से वो बहुत मुतासिर हुए और उनके फोर हैंड से मैं। उसने टेनिस के 2 शॉट्स का नाम लेते हुए कहा। सर्विस दोनों की अच्छी नहीं थी। कल 2 घंटे के लिए मजीद खेलेंगे, शायद बेहतर हो जाए। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। और तुम समझ रही हो कि मैं लोगों के पीछे फिर रहा हूँ कि मुझे बचा ले? मैं यहाँ बस चंद हफ्ते की छुट्टियाँ गुजारने आया हूँ। वो एक बार फिर संजीदा हो गया। जुनैद, या तुम या सालेहा मुझे क्या फायदा पहुंचा सकते हो? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। और तुम्हें जुनैद के जरिए मैं क्यों प्रेशराइज कराऊंगा? अलीजा को एकदम थकन महसूस होने लगी। वापस पलटकर वो अपने बेड पर बैठ गई। वो हमेशा की तरह हर जवाब अपनी मुट्ठी में लिए फिर रहा था। वो बातों में, दलीलों में उससे कभी नहीं जीती थी। वो आज भी उससे नहीं जीत सकी थी। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहा हूँ। उसने इस बार कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। और तुम्हारा यही जुमला मुझे वहाँ से यहाँ लाया है। किसी और शख्स के किसी जुमले से मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुँच सकती जितनी तुम्हारी उस बात से मुझे हुई है। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। मैं अलीजा, मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या कहा है? अलीजा ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हारी वजह से जुनैद मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। तुम्हारे लिए वो मुझसे नाराज हो गया है। जब तक तुमसे उसका मेल जोल नहीं था, हम लोगों में कोई तलखी नहीं थी। मगर अब जब तुम उससे मिलने लगे हो तो तुम्हारे कहने पर वो। उमर ने उसकी बात काट दी। मेरे कहने पर वो कुछ नहीं कर रहा। मेरे कहने पर कुछ कर भी नहीं सकता। उमर ने सख्ती से कहा। वो कोई नन्हा बच्चा नहीं है। और फिर मैं तुम लोगों के ताल्लुकात क्यों खराब करवाना चाहूँगा? मुझे इससे क्या फायदा होगा? Why don't you just get out of our life? वो एकदम चिल्लाई। उमर बात करते करते रुक गया। मैं तुम्हारी जिंदगी से पहले ही निकल चुका हूँ। नहीं, तुम नहीं निकले हो। अगर निकल गए हो तो फिर जुनैद का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अगर जुनैद से मिलना छोड़ दूं तो क्या मुझसे तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी? उमर ने बड़ी संजीदगी के साथ उससे पूछा। मेरी नाराजगी की परवाह मत करो उमर। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो उसके बाद क्या तुम्हें ये सवाल जेब देता है? हम बहुत अच्छे दोस्त रह सकते हैं अलीजा। हम कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने इस कदरे मध्यम आवाज में कहा। नहीं, हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं थे। हम दोनों आइंदा भी कभी दोस्त नहीं रह सकते। अलीजा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तुम मुझे अपने और जुनैद के दरमियान कभी नहीं पाओगी। मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगा।
کیا اس کے بعد تم میرے لیے اپنا دل صاف کر سکتی ہو؟ نہیں۔ عمر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کچھ بھی کہے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ میرے لیے تم ایک بہت خاص دوست ہو۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو کیا نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر کم از کم میرے لیے تم ہمیشہ ہی خاص رہو گی۔ اور اگر کبھی پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تم یہ یاد رکھنا، عمر جہانگیر ہمیشہ تمہاری طرف کھڑا رہے گا۔ چاہے تم غلط ہو یا صحیح ہو، میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا علیزہ۔ میں وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو کبھی تمہیں تباہ کرنا چاہے گا۔ تم زندگی تباہ کرنے کی بات کرتی ہو، میں تو تم پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ علیزہ اس کے علاوہ کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ میں تمہاری یہ پینٹنگ لے جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ علیزہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ اب دیوار پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر دیوار کی طرف گئی اور اس پینٹنگ کو اتار دیا۔ عمر سے نظریں ملائے بغیر اس نے وہ پینٹنگ اس کی طرف بڑھا دی۔ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس نے عمر کو کہتے سنا۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف گیا۔ علیزہ نے اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کیس برآمد کرتے ہوئے اور اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں تمہاری برتھ ڈے پر دینا چاہتا تھا مگر نہیں دے سکا۔ وہ اب دونوں ہاتھوں میں اس پینٹنگ کو پکڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں اب۔ وہ یکدم واپس مڑ گیا۔ علیزہ نے اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف گئی۔ کیس آہستگی سے اٹھا کر اس نے اسے کھول دیا۔ اندر سونے اور ہیروں سے مرصع ایک خوبصورت بریسلٹ تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے اس تحفے کو دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے عمر نے اسے کوئی سونے کی چیز نہیں دی تھی۔ پھر اب جب اس نے بہت آہستگی سے ایک بار اس بریسلٹ کو چھوا اور کیس کو بند کر دیا، باہر عمر کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ بند کھڑکیوں سے اس نے عمر کی گاڑی کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ اس شخص کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی، وہ اس شخص کو کبھی سمجھنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ صحافتی حلقوں میں حکومت کی تبدیلی کے بارے میں افواہیں زوروں پر تھیں۔ نہ صرف ملکی پریس بلکہ بین الاقوامی پریس بھی اس بارے میں اندازے پیش کر رہا تھا۔ علیزہ کے آفس میں بھی روز اسی بارے میں گفتگو ہوتی رہتی۔ یہ خبریں اس وقت اور زور پکڑ گئیں جب فوج کے ایک کور کمانڈر نے، جو ایک حکومتی عہدیدار کے رشتہ دار تھے، وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اگلے چند دنوں میں آرمی چیف نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ پریس کی قیاس آرائیاں تھیں کہ انہوں نے حکومتی حلقوں کو آرمی کے پلان آف ایکشن کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کی تھی۔ حکومت اب بس کسی وقت بھی جا سکتی ہے کیونکہ تمام تیاریاں پوری ہو چکی ہیں۔ بیوروکریسی کے بڑے بڑے نام جن کی اس حکومت میں رشتہ داریاں ہیں، ان میں سے اکثر طویل رخصت پر ملک سے باہر جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ وزیر چاہے جتنے بھی بیان کیوں نہ دیتے پھریں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن بھی لنچ بریک میں یہی ڈسکشن ہو رہی تھی اور اسد ہمایوں بڑے زور و شور سے اپنا تبصرہ کر رہا تھا۔ علیزہ لنچ کرتے ہوئے وہاں ہونے والی گفتگو سننے میں مصروف تھی۔ وہ خود ایسی ڈسکشنز میں حصہ نہیں لیتی تھی۔ اس کی واحد سرگرمی ہر ایک کی رائے کو غور سے سننا ہوتا تھا، خاص طور پر وہ بیوروکریسی جن کے رشتہ دار آرمی میں ہیں۔ انہیں تو پہلے ہی ٹپس دی جا رہی ہیں۔ مقصود جعفر نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، ایک ہوتی ہے ملٹری بیوروکریسی اور دوسری ہوتی ہے سول بیوروکریسی۔ پاکستان میں دونوں باری باری حکومت کرتے ہیں، مل کر کھاتے ہیں، مل کر آتے ہیں۔ اسد ہمایوں کی بات میں مقصود جعفر نے ٹکڑا لگایا، مگر مل کر جاتے نہیں، جائیں گے کیوں؟ ابھی اس ملک کی رگوں میں خاصا خون ہے، اگلے کئی سال چوسا جا سکتا ہے۔ اس بار صالحہ نے تبصرہ کیا، ہر 6 ماہ بعد فوج کے آنے کی افواہ گردش کرنے لگتی ہے۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم کب تک افواہوں پر اس طرح ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ اس بار عصمت نے کہا تھا، جرنلسٹ کا کام ہی افواہوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری باتوں پر یقین آئے یا نہ آئے، مگر اس بار آپ میری خبروں کی صداقت پر یقین لے آئیں گی۔ اسد ہمایوں نے عصمت کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ عصمت نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چائے پینے پر اکتفا کیا تھا، مگر علیزہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا چند دن پہلے عمر جہانگیر اسی تبدیلی کی بات کر رہا تھا؟
جس کے بعد وہ ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے گا، وہ سوچ رہی تھی کیا اس کے خلاف ہونے والی انکوائری، کیا اس کی طرف سے کی جانے والی پریس کانفرنس ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہے، اور وہ آخر اس کانفرنس سے کیا ایڈوانٹیج حاصل کر سکتا ہے، اور فوج اگر حکومت میں آ بھی گئی تو عمر جہانگیر کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اسے بہت سارے سوال پریشان کر رہے تھے۔ اس کے سارے سوالوں کے جواب اسے اگلے ہفتے مل گئے تھے۔ ملک میں فوج نے حکومت سنبھال لی تھی، اور حکومت سنبھالنے کے بعد جو مختلف نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے ان میں سے ایک کچھ سرکاری افسروں کی بحالی کا بھی تھا، اور ان سرکاری افسروں میں عمر جہانگیر بھی شامل تھا۔ اسے نہ صرف بحال کر دیا گیا تھا بلکہ اسی شہر میں دوبارہ تعینات کر دیا گیا تھا جہاں وہ پہلے پوسٹڈ تھا۔ اس کی انکوائری کا کیا بنا، اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ حکومت ویسے بھی اتنے ضروری کاموں میں الجھی ہوئی تھی کہ عمر جہانگیر جیسے ایک معمولی افسر کے کیس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہو سکتا تھا، اور پریس خود بھی حکومت کی ہر نئی حکمت عملی کو فالو کرنے میں اتنا مصروف تھا کہ عمر جہانگیر یکدم جیسے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا۔ اگر کسی کو وہ یاد تھا تو وہ علیزہ سکندر تھی یا صالحہ پرویز۔ اس کی بحالی کی خبر آفس میں ڈسکس ہونے پر صالحہ نے اس سے کہا تھا، تمہارا کزن واقعی بہت خوش قسمت ہے، ہر بار مکھن سے بال کی طرح نکل جاتا ہے یا نکال لیا جاتا ہے۔ واقعی اس کی قسمت کسی خاص قلم سے لکھی گئی ہے۔ علیزہ جانتی تھی یہ تعریف نہیں تھی۔ صالحہ خاصی مایوس نظر آ رہی تھی۔ اس کی پریس کانفرنس اور وہ الزامات یقیناً ایک پلوئے تھا۔ صالحہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے کزن کو یقیناً پتا ہوگا کہ گورنمنٹ جانے والی ہے اور اس کے بعد حکومت میں کون آ رہا ہے۔ اس کو حکومت کی گڈ بکس میں رہنے کے سارے طریقے آتے ہیں۔ میری طرف سے مبارکباد دے دینا اسے۔ صالحہ کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ اسی لیے تم بھی میری سپورٹ میں نکالی ہوئی اس ریلی میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں یہ سب کچھ پہلے ہی پتا ہوگا۔ میرے ساتھ ہمدردی کر کے تم نے میرے ساتھ ساتھ آفس کے دوسرے لوگوں کی نظروں میں بھی خاصا احترام پیدا کر لیا۔ دوسری طرف تمہیں عمر کے حوالے سے بھی کوئی خدشہ نہیں تھا۔ خاصی باخبر ہوگی تم اس کے ہر ممکنہ اقدام کے بارے میں۔ اسے صالحہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ میں چھپی ہوئی ناراضی نظر آ گئی، لیکن اسے صالحہ کے شبہات پر افسوس ہوا۔ تم سے یہ کہنا تو بیکار ہی ہوگا کہ مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں بھی تمہاری طرح ہی لا علم تھی، کیونکہ تم میری بات پر کبھی یقین نہیں کرو گی۔ علیزہ نے اس کی طنزیہ گفتگو کے جواب میں کہا، وہ ہر کام میرے مشورے سے یا مجھ سے اجازت لے کر نہیں کرتا، نہ ہی مجھے باخبر رکھنا کوئی ضروری کام ہے۔ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک تمہیں پتا تو ہوگا۔ وہ تو ہمیں یہاں نیوز پیپر کے آفس میں بھی پتا تھا کہ گورنمنٹ جانے والی ہے، مگر یہ اوتھینٹیکیٹڈ خبر تو نہیں تھی۔ مگر خبر تو تھی ہمیں۔ جو بھی ہو تمہارا کزن، علیزہ نے صالحہ کی بات کاٹ دی، میرا کزن بہت خوش قسمت ہے، ہر بار بچ جاتا ہے، اس بار بھی بچ گیا ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتی تم؟ ہمارے پاس اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں، علیزہ نے کچھ اکتاتے ہوئے کہا، یا پھر شاید ہمیں کچھ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہر بات عمر جہانگیر سے شروع اور اسی پر ختم ہونی ہے تو، علیزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ صالحہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے آفس سے نکل گئی۔ علیزہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔